नमस्कार दोस्तों, मैं शगुना सोशल वर्क स्टडी गाइड में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। और हम यूरोप में जो समाजशास्त्र का उद्भव हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं और हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। आज हम यूरोपीय समाज का जो स्वरूप था, यानी समाजशास्त्र के उद्भव से पहले उसका परंपरागत स्वरूप क्या था वो और उसमें क्या क्या परिवर्तन आए उसके बारे में देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको लग रहा होगा कि मैम 5-5 मिनट के लेक्चर बना रहे हैं और बहुत छोटे छोटे लेक्चर होते हैं और हमें समझने में या उसको आगे जानने के लिए एक हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ता है, ऐसा होता। पर क्या है, मैं आपको सच सच बताना चाहूँगी कि मेरा चैनल अभी नया है। मैं लंबे लंबे वीडियो डालूँगी तो शायद आप लोग बोर हो जाओ या फिर ना देखें कि इतना लंबा वीडियो कौन देखे। तो इसलिए मैं अभी छोटे छोटे वीडियो डाल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे वीडियो 5-10 मिनट के होते हैं, आप भी इजीली कभी भी कहीं भी देख सकते हो। इसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती और मेरे लिए भी इजी होता है कि मुझे पता चलेगा कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको लग रहा है ये उपयोगी है तो फिर मैं आज आगे उससे कंटिन्यू करूँगी, और अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो फिर मुझे यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा कि नहीं, मैं आगे अभी नहीं बनाती। तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको जो भी इसके बारे में कुछ भी कहना हो, कंप्लेन हो, कुछ भी कहना हो तो वो मुझे कमेंट में आप कह सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर मैं आगे से ऐसा करूँगी कि पूरा का पूरा टॉपिक एक ही लेक्चर में ले लूँगी, ताकि वो जितना भी हो 10-15-20 मिनट का जो भी हो तो एक ही लेक्चर में कवर हो जाए। तो वो मुझे आप बताना, मैं उस हिसाब से करूँगी। पर आज अभी तो यही चालू रहेगी सिस्टम। तो चलो देखते हैं। प्राचीन यूरोप का स्वरूप परंपरावादी था। उसकी आर्थिक व्यवस्था में भूमि को केंद्रीय स्थान प्राप्त था। सामंत भूमि के मालिक थे तथा किसान भूमि पर काम करते थे। समाज 2 वर्गों में बटा था और उनका विभाजन एकदम शीशे की तरह साफ था। धर्म समाज का आधारभूत सिद्धांत था। धर्मगुरु जैसे पादरी ही यह तय करते थे कि क्या नैतिक है और क्या नहीं। परिवार तथा नातेदारी संबंधों का मानव जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान था। राजतंत्र की जड़ें समाज में बहुत गहरी जमी हुई थी। ऐसी मान्यता थी कि ईश्वर ने राजा को लोगों पर शासन करने के लिए भेजा था। तो सब राजा को ही सर्वस्व मानते थे। राजा ने जो कहा वो फाइनल। और राजा को कौन सलाह देता था? पादरी। यानी इनडायरेक्टली जो शासन था वो पादरी ही करता था। आम लोगों को वो अधिकार थे ही नहीं कि वो सही गलत ऐसा कुछ भी फैसला ले सके। सारे फैसले जो है वो राजा ही लेता था। फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो नया यूरोप उभर कर सामने आया, उसने प्राचीन यूरोप के हर मुख्य पहलुओं को चुनौती दी। फलस्वरूप वर्गों का पुनर्गठन हुआ। पुराने वर्ग ध्वस्त हो गए तथा नए वर्गों ने जन्म लिया। धर्म को चुनौती दी जाने लगी। धर्म का महत्व पहले से कम हो गया। पारिवारिक निष्ठाओं का स्थान वैचारिक स्थानों ने ले लिया। महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया। अंततः राजतंत्र की समाप्ति हुई और लोकतंत्र का आगमन हुआ। समाज की सभी मुख्य धारणाओं, धर्म, समुदाय, सत्ता, संपत्ति आदि की नई व्यवस्था होने लगी और उन्हें नए संदर्भ में मिलने लगी। वर्तमान तथा अतीत के बीच अंतर भी साफ हो गया। कुलीन वर्ग के लोगों के लिए वर्तमान भयावह हो गया, क्योंकि उनके जान माल के लिए खतरे पैदा हो गए थे। जबकि किसानों के लिए वर्तमान अत्यंत सुखद था, क्योंकि उन्हें नए अवसर तथा नई शक्ति प्राप्त हो रही थी। बिल्कुल सहज समझ, अगर आप समझने का ट्राई करोगे तो बिल्कुल सहज है कि जिनको फ़ायदा हुआ उनके लिए अच्छा था और जिनको नुकसान हुआ उनके लिए अच्छा नहीं था। इस प्रकार अब आपने देखा कि सब लोग इस परिवर्तन से प्रभावित हो रहे थे। जो कुलीन वर्ग थे वो भी, जो मजदूर वर्ग थे वो भी, दोनों प्रभावित। समाज में कुछ भी परिवर्तन आता है तो समाज के सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि सब लोग इस परिवर्तन से प्रभावित हो रहे थे। यूरोप में हो रहे इन परिवर्तनों का महत्व हम कितना भी आंके वह कम होगा। आपकी जानकारी के लिए हम अगले पार्ट में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार।